तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास से हम बिल्कुल एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, या फिर आप इसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हो। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी और स्ट्रीम में है और अगर उनके पास स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट है तो ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। फिर भले ही आप बीकॉम के हो, एमबीए के हो, आप एमकॉम के हो, यूजीसी नेट के हो, या फिर अगर आप 11th और 12th के भी हो और अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे। हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हम इसको पढ़ेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, मूवमेंट, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है जानेंगे। टाइम सीरीज भी पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये सीरीज स्टैटिस्टिक्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर, एक बेस चैप्टर। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में न्यू हो, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं आता तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए ये एक बेसिक चैप्टर, ये एक बेस चैप्टर है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको आगे आने वाले चैप्टर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मैं केवल बात करूंगा बेसिक्स की। हो सकता है, देखो बुरा मत मानना, हो सकता है ये मैं पूरा कराऊं और एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन ना बने। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ा ना तो आप आगे आने वाला चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का बेस है, स्टैटिस्टिक्स का आधार है। यहाँ पे जानेंगे मीन, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन सब के बारे में जानेंगे। और आगे आने वाले चैप्टर में इन सब की आपको नीड पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला, सबसे फेमस और सबसे बेसिक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा और आप लोग कैसे पढ़ना है। सबसे पहला आप लोगों को बच्चों एक अच्छा से एक थिकनेस वाला एक मोटा सा रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। अच्छा सा साफ सुथरा उसमें काम करना है। अलग अलग पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, जो भी आप यूज़ करते हो। इट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आप पढ़ ही रहे हो तो एकदम अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर रजिस्टर बना के, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, और आप लोग अपने नोट्स मेरे को दिखा भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कि आपने नोट्स कैसे बनाए हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे जो क्लास में कराऊंगा बच्चों आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इवन वो सारे क्वेश्चंस भी कवर करूंगा जो ऑलरेडी पास्ट ईयर के पेपर में आपके पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस भी इस सीरीज में कवर करवाए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो एग्जाम्पल मैं कराऊं, जो क्वेश्चन मैं कराऊं, और प्लस मैं आपको उन क्वेश्चंस के बेस पे होमवर्क भी दूंगा, और जो होमवर्क मैं दूं आप उतना कर लो। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में आपके अच्छे नंबर आएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे क्या होता है, आपको स्टैटिस्टिक्स से कॉन्सेप्ट तो सिखा देते हैं कि मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट कैसे होगा, बट उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करवाते। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो वो नहीं करवाते, केवल कॉन्सेप्ट समझा दिया, फॉर्मूला बता दिया और हो गया। नहीं, हमारी सीरीज में ऐसा नहीं होगा। हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन, इवन हम लोग काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी क्लास में कवर करेंगे जो कि अच्छे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ये सीरीज़ मैं स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं और जिनके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। हालांकि ये सीरीज़ बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, क्योंकि जो सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स में है वही प्रोग्राम में है, तो उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सीरीज़ मैं मेनली ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब बातें बहुत सारी हो गई, बस जो मैंने बोला एक अच्छा सा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है, साफ सुथरा काम करना है, अच्छी राइटिंग में काम करना है,
पेन लेके बैठना है, स्केल लेके बैठना है और प्रॉपर अपने नोट्स को मेंटेन करना है और जो होमवर्क दूँ वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ओके, तो अब शुरू कर दें? हाँ चलो अब शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब चलिए आ जाइए वापस। इकोनॉमिक्स तो आपने मुझसे बहुत पढ़ ली, अब इकोनॉमिक्स से हटके कुछ पढ़ते हैं और अब मुझे मौका मिला है आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो, मेरे साथ बोलो, ऐसे बोलो घर में कि घर वालों को लगे हाँ हमारा बच्चा या बच्ची पढ़ रही है। चिल्ला के बोलो, चैप्टर का नाम क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलो अब समझो इसका मतलब क्या है, पहले चैप्टर का मतलब समझो। देखो भाई, सेंट्रल टेंडेंसी को अपन लोग एवरेज भी कहते हैं। अब इस एवरेज का या सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करना। भाई सब मान लो कि मैंने अपने 12th के एग्जाम पास आउट किए और सीबीएसई का रिजल्ट आया, मैंने रोल नंबर एंटर किया और सीबीएसई का रिजल्ट मेरे सामने आ गया और जो मेरे मार्क्स आए वो मार्क्स कुछ इस प्रकार है। जो रेड सर्कल में है वो मेरे मार्क्स है। बेटा मान लो इकोनॉमिक्स में मेरे 85 मार्क्स आए, हालांकि ये सही मार्क्स नहीं है, इकोनॉमिक्स में मेरे 90+ मार्क्स आए थे, 85 नहीं थे। मैं आपको अपनी मार्कशीट भी शेयर कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में मेरे 93 मार्क्स थे और उस टाइम पे जब मैंने करी थी 2014-15 के आसपास पे 12th मैंने 14-15 के सेशन में 12th मैंने पास आउट की थी। 93 मार्क्स तब बहुत होते थे, तो इकोनॉमिक्स में 93 मार्क्स मेरे आए थे। ठीक है, फिर मान लो ये अलग अलग कुछ मार्क्स है, एजम्पशन है कि मान लो इंग्लिश के मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स, ये सब मेरे मार्क्स गिवन है। तो ये सब मेरे मार्क्स आप देख रहे हो, किसी में 81, 83, 79, 77, 78, 85 मेरे मार्क्स गिवन है। बिजनेस, अकाउंट, इंग्लिश, ठीक है, मैथमेटिक्स, इन सब के मेरे मार्क्स गिवन है। अब मुझसे मेरे एक पड़ोसी ने पूछा कि हाँ भाई आज तो 12th का रिजल्ट आया है, कितने मार्क्स आए? अब मैं उस पड़ोसी को क्या बताऊं, मतलब उसको मैं थोड़ी बोलूँगा कि अकाउंट में थे, बिजनेस में, तो उसको सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता होंगे, वो बोलेगा कि ये बंदा बोल क्या रहा है। तो मैंने अपने पड़ोसी को बोला कि लगभग मेरे मार्क्स सब में 80 के आसपास आए हैं। मैंने क्या बोला कि लगभग मेरे मार्क्स सब में 80 के आसपास आए हैं। भाई साहब मैंने यहाँ पे खेल खेल गया, मैं खेल गया कि मैं सारे मार्क्स ना बोल के मैंने एक सिंगल वैल्यू बोल दी। और आप अगर नोटिस करोगे तो हाँ मैंने गलत थोड़ी बोला है, लगभग सभी के सभी मार्क्स मेरे 80 के आसपास है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जब मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना देके उसके स्थान पर केवल एक वर्ड बोल दूं और एक वर्ड से सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे को पता चल जाए, तो उसी एक फिगर को, उसी एक वर्ड को अपन लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, अपन लोग एवरेज कहते हैं। तो एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है क्या, एक ऐसी सिंगल वैल्यू, एक ऐसी सिंगल फिगर जिसके बेस पे हम सारी वैल्यू को पता लगा सकते हैं, या फिर सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल वैल्यू, सबको रिप्रेजेंट करने वाली सिंगल वैल्यू ही एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? होपफुली सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग तो क्लियर है। अब चैप्टर के नाम पे आओ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के मापक। अब देखो यहाँ पे तो केवल 5-6 फिगर्स थी और 5-6 फिगर्स के बेस पे मैंने 80 बोल दिया। यहाँ पर मैंने देख के ही एक वैल्यू बोल दी, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में इतने कम डेटा, इतनी कम इंफॉर्मेशन नहीं होती। एक देश के पास, एक इकोनॉमी के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है और जब इंफॉर्मेशन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो केवल देख के ही हम एक सिंगल वैल्यू को या सिंगल फिगर को पता नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में हमें कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कुछ तरीके फॉलो करने पड़ते हैं और उन्हीं मेथड्स को या उन्हीं तरीकों को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज निकालने के कौन कौन से मेजर्स है, कौन कौन से मापक है, कौन कौन से तरीके हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कि अगर बहुत सारी वैल्यूज हो और हमें उन वैल्यूज के लिए एक सिंगल फिगर निकालनी है, एक सिंगल वैल्यू निकालनी है, तो उसे कैसे निकाला जाएगा, इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। होपफुली सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। ठीक है, अब जरा एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं। तो क्या लिखा है? द सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट
ऑल द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज कॉल्ड एवरेजेस। बोलता है एक सिंगल वैल्यू जिसका हम लोग, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो रखी थी, सॉरी, एक सिंगल वैल्यू जिसका हम लोग यूज करते हैं, सॉरी हाँ, एक सिंगल वैल्यू जो यूज की जाती है सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी सिंगल वैल्यू को अपन लोग एवरेज कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर या फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के अलग अलग मेथड, मैंने वही तो बोला कि अगर वैल्यू कम है, 4-5 वैल्यू थी, उसके लिए 80 बोल दिया, लेकिन इन रियलिटी वैल्यूज बहुत सारी होती है और वहां पर फिर ऐसे ही देखकर वैल्यू नहीं बोल सकते बेटा, वहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है द मोस्ट कॉमन मेथड्स, जो सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के मेथड्स है वो कौन कौन से हैं? मीन। बच्चों मीन को हिंदी के अंदर बोलते हैं माध्य। ये वो वाला मीन नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वो वाला मीन नहीं है कि मीन माने चीप वगैरह, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मीन का मतलब होता है एवरेज, माध्य। दूसरा मीडियन, फिर मोड, फिर एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। तो बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली आपको 5 बातें पढ़नी है। 5 बातें कौन कौन सी, मेरे साथ बोलेंगे। मीन, मीडियन, मोड, अरे बोलो ना, मीन, मीडियन, मोड, और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ये आपको जो है 5 बातें पढ़नी है, ठीक है। अब जरा इसको समझो एक बार चार्ट के थ्रू। तो जो हमारे एवरेज है ये सेंट्रल टेंडेंसी है, मैंने वही बोला बच्चों 5 होती है। कौन कौन सी? आपका मीडियन, मोड, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। लेकिन इन सबकी मेनली 2 कैटेगरी है। तो एवरेज को 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज। अब ये मैथमेटिकल और पोजिशनल एवरेज में क्या अंतर है? तो भाई मेरी बात को सुनो, ऐसा एवरेज जिसको हम ग्राफ के थ्रू, क्या बोला मैंने? ऐसा एवरेज जिसको हम ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको बोला गया है पोजिशनल एवरेज। वर्ड आया पोजिशनल, इट मींस उसकी हम पोजीशन का पता लगा सकते हैं। पोजीशन का पता लगाने का बच्चों मतलब ये है कि ग्राफ पे उसके क्या लोकेशन है, उसकी क्या पोजीशन है, उसको ग्राफ के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो उसको बोला पोजिशनल एवरेज। इसमें 2 आते हैं, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। मीडियन और मोड दोनों को ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक होता है मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज वो होता है जिसको ग्राफ के थ्रू नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स फॉलो करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स फॉलो करने का मतलब है यहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब जाकर आप इनकी कैलकुलेशन कर पाओगे। और उसके अंदर बच्चों आपके आते हैं 3, कौन कौन सा? अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। आप इन 3 को ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो अपने को 5 पढ़ने हैं, मैथमेटिकल के 3 और पोजिशनल के 2। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। ये मैं थोड़ा देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बेस चैप्टर है, ठीक है, और ये थोड़ा आपका लेंथी चलेगा, थोड़ा सा चैप्टर लंबा चलेगा। इसकी थोड़ी आपको ज़्यादा 5-6 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये 5-6 वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली तो यकीन मानना आगे वाले चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, आगे वाले चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। बिकॉज आप स्टार्टिंग से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों को लगता है कि हमको ये सब आता है, तो वो इस लेक्चर को ना देखें, ठीक है। जब मेरा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जहाँ पर बात करेंगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस की, तब जाके आप मेरे लेक्चर को देखना स्टार्ट कर देना, अगर आपको ये सब आता है तो। और अगर नहीं आता तो प्लीज इसको देखो, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चलो भाई, अब तो हम अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज की। अभी हमने ये जो 5 बातें पढ़ी, ये हमें 5 बातें जाननी है। इन 5 बातों को जानने से पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है, टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज कितने प्रकार की होती है। बेटा सीरीज का मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूं सीरीज का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन को अरेंज करना। इंफॉर्मेशन को इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स के अंदर बच्चे बोलते हैं डेटा, DATA, डेटा। डाटा नहीं बोलते भैया, डाटा, अब डाटा नहीं, डेटा, डेटा, DATA। अब मेरी बात सुनो, डेटा को अरेंज करने के हमारे पास बच्चों तरीके होते हैं 3, इसलिए बोला गया टाइप्स ऑफ सीरीज 3 प्रकार की होती है।
इंफॉर्मेशन को तीन तरीके से, इंफॉर्मेशन को हमने किसी भी इंसान से कोई भी इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, और बच्चों एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इवन मैं ऐसे भी बोल सकता हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो तीन तरह के मिलेंगे। या तो क्वेश्चन होगा इस कैटेगरी का, इंडिविजुअल सीरीज का, या फिर क्वेश्चन होगा इस कैटेगरी का, डिस्क्रीट सीरीज का, या फिर क्वेश्चन होगा इस कैटेगरी का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। और अगर आपको अभी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाना, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस आगे बहुत बार आएगा, और जब जब ये आगे आएगा तब तब बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप अच्छे से आगे भी समझ जाओगे। अभी समझ में ना आए तो इतना परेशान मत होना कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा। सब्र रखो बेटा, मुझे पता है समझ में कब क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब सुनो, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, या फिर बोलूंगा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला टाइप क्वेश्चन का आपको कैसे मिलेगा। मेरी बात सुनो बेटा, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, जब आपको क्वेश्चन में केवल x मिले, जब क्वेश्चन में क्या मिले, केवल x मिले, ठीक है, x का मतलब बच्चों होता है वेरिएबल। x माने क्या होता है, वेरिएबल। और मैं थोड़ी और आसान लैंग्वेज के अंदर बोलूं, जब आपको सिंगल डेटा मिले, क्या मिले, सिंगल डेटा। फॉर एग्जांपल 10 बच्चों के मार्क्स गिवन है और आपको 10 के अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके मार्क्स अलग, इसके मार्क्स अलग, इसके मार्क्स अलग, इसके मार्क्स अलग। तो जब सिंगल इंफॉर्मेशन मिले, हर एक इंसान की एक अलग अलग इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, सिंगल वैल्यू मिले, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे इंडिविजुअली हर एक इंसान की इंफॉर्मेशन अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि आपको कुछ बच्चों के मार्क्स गिवन है, तो आपको मार्क्स ऐसे गिवन सिंगल कि एक के मार्क्स आए 3, एक के मार्क्स आए 7, एक के 5, एक के 8, एक के 6, फिर अगेन दूसरे के 6, फिर 7, फिर 9, फिर एक के मार्क्स 10, ऐसे कर करके अगर आपको सिंगल वैल्यू मिले उसको बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे केवल x मिल रहा है। लेकिन एक होती है डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपको थोड़ा बचपन में स्टैटिस्टिक्स याद हो, जहां पे आपको x मिलता है और उसके साथ में आपको f मिलता है, ओनली x एंड f। x माने वही इंफॉर्मेशन वेरिएबल, और f का मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी। इन सब के मीनिंग आगे चलेंगे पता, प्रैक्टिस कर करके चलेंगे पता। आप सोचो फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में मैं सारी बातें जान जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा टाइम दो अपने आप को भी और मेरे को भी। अब एक होता है x माने वही इंफॉर्मेशन, और f माने बच्चों होता है फ्रीक्वेंसी। अब जब मेरी बात सुनना, जब आपको क्वेश्चन में x मिले और साथ में उसके f मिले, कि मान लो x के नाम पे बेटा, मान लो आपको कुछ बच्चों के बेटा मार्क्स गिवन है और मार्क्स के साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का बच्चों एग्जांपल मान लो मैंने बोल दिया आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, कि कितने स्टूडेंट्स से कितने मार्क्स है। अब मैंने बोला 5 मार्क्स, तो बच्चों मान लो 5 मार्क्स है 2 बच्चों के, फिर मैंने बोला 10 मार्क्स, बेटा मान लो 10 मार्क्स है आपके 7 बच्चों के, मैंने बोला 15 मार्क्स, बेटा 15 मार्क्स है मान लो आपके 3 बच्चों के, और लास्ट मैंने बोला 20 मार्क्स, बेटा मान लो ये आपके 6 बच्चों के। तो यहाँ पे क्या है, आपको x भी गिवन है, मार्क्स भी गिवन है, और उसके बाद f फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। तो जब आपको x मिले और साथ में f मिले, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हो तो मैथमेटिक्स के अंदर भी आपने शायद कभी पढ़ा हो, मैथमेटिक्स में उसको ऐसे कहते थे कि आपको xi गिवन है और fi गिवन है। तो मैथमेटिक्स में उसको xi और fi बोलते थे, लेकिन हमको यहाँ पे नॉर्मली x और f बोलेंगे, xi और fi नहीं बोलेंगे। तो देखो, अगर केवल x मिले, केवल मार्क्स मिले, उससे बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन x के साथ f मिले, मार्क्स मिले और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी मिले। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, इट मीन्स 5 मार्क्स 2 बार रिपीट हुए, एक बार 5 इसके, एक बार 5 इसके, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। बेटा 10 मार्क्स 7 बच्चों के, इट मीन्स क्या, 10 मार्क्स 7 बार रिपीट हुए, एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके, ऐसे करके जो 10 मार्क्स थे वो 7 बार रिपीट हुए, 10 की फ्रीक्वेंसी 7 हो गई, 7 बच्चों के 10 नंबर आए। तो फ्रीक्वेंसी माने क्या, कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई। फिर बच्चों एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिलता है CI, क्लास इंटरवल,
और अगेन वही एफ फ्रीक्वेंसी, कुछ इस प्रकार कि बेटा मान लो सी आई गिवन है, इट मीन्स बेटा वही मान लो कि आपको मार्क्स गिवन है, ठीक है, और वही फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है, या फिर आप ऐसा मान लो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब बेटा सी आई कैसे, देखो ऐसे कि 0 से 10 के बीच मार्क्स कितने बच्चों का है, तो 0 से लेके 10 के बीच बेटा मार्क्स 3 बच्चों का है। अब इसका मतलब क्या है, जो 3 बच्चे हैं इनके मार्क्स 0 से 10 के बीच आए, क्या पता एक के मार्क्स 6 आए हो, क्योंकि 6 नंबर भी क्या है 0 से 10 के बीच, क्या पता एक के मार्क्स 8 आए हो, क्योंकि 8 भी क्या है 0 से 10 के बीच, क्या पता किसी के मार्क्स 5 आए हो, तो 0 से 10 के बीच 3 बच्चों के मार्क्स आए। फिर ऐसे ही क्या बोला कि 10 से 20 बेटा मान लो 2 बच्चों के मार्क्स आए, फिर 20 से 30 बेटा मान लो 4 बच्चों के मार्क्स आए, और बेटा मान लो आखिरी 30 से 40 बेटा मान लो 6 बच्चों के मार्क्स आए। तो अगर ऐसे मिले सी आई, ऐसे मिले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे केवल सिंगल वैल्यू मिलेगी इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे एक्स और एफ दोनों मिलेगा डिस्क्रीट सीरीज, और जहां पे सी आई क्लास इंटरवल मिलेगा और एफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर बताऊं तो इंडिविजुअल सीरीज को अपन लोग अनग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं अनग्रुप्ड सीरीज, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को अपन लोग ग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं। सो 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तीनों तरह के क्वेश्चन में किस प्रकार सॉल्व करना है समझना पड़ेगा, इसके लिए अलग समझना पड़ेगा, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लियर है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 5 बातें पढ़नी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। और आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं क्या अपना पहला हिस्सा, पहला पार्ट, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हिंदी के अंदर बच्चों बोलते हैं समांतर माध्य। यस, मुझे इकोनॉमिक्स हिंदी में भी आती है, ठीक है। एक तो मेरा गला खराब हो रहा है, कल रात को मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली है और गर्मी वैसी इतनी हो रही है। चलो, अरिथमेटिक मीन क्या है, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा। अरिथमेटिक मीन को सिंपल मीन भी कहते हैं। ये वही वाला मीन है जो आपने बचपन में पढ़ा था, जब आप 9th और 10th क्लास के अंदर थे, 11th 12th के अंदर थे, तब आपको मीन निकालने का एग्जाम में आता था कि भाई मीन निकालो। तो वही वाला मीन है जो आप बचपन में पढ़ते थे, और इसी मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। वैसे तो एवरेज 5 होते हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, सॉरी मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, लेकिन इन 5 में से एवरेज नॉर्मली इसी वाले को बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन को एवरेज बोलते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे फेमस और सबसे कॉमन टूल यही है अरिथमेटिक मीन, या फिर सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसको मीन कहते हैं, या फिर नॉर्मली एवरेज का मतलब यही होता है। एवरेज अगर बोलूं तो एवरेज का मतलब मेरा मीन से ये कि मीन निकालो, एवरेज निकालो, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, मीन कहते हैं। अब मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं कि ये बचपन में कैसे करते थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, बोलता है कि बेटा मान लो 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के जो मार्क्स है कुछ इस प्रकार है 4, 6, 5, 7, 3, और बोलता है इस 4, 6, 5, 7, 3 का मीन निकालो। याद करो बचपन कि 5 मार्क्स से 5 को जोड़ो, ऐसे 4 + 6 + 5 + 7 + 3 जोड़ के 25 आ गया। आप क्या करते थे, जितने भी नंबर ऑफ आइटम है 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दो, अपॉन में 25 अपॉन में 5 आ गया। अब 25 अपॉन में 5 क्या आएगा जी, 5 आएगा, और इसी 5 को अपन लोग क्या बोलते थे, मीन बोलते थे। तो इस प्रकार से मीन को निकाला जाता है, जो कि आपने बचपन में सीखा है, और इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं कि इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है, 5 है। इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है, 5। तो एवरेज बोल लो या मीन बोल लो भैया, मतलब सेम होता है। अब जरा मेरी बात सुनो, वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर 5 आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो उनका मीन क्या आएगा, 25 नहीं आएगा, उनका मीन बच्चों आएगा 5। हमने सॉल्व करा कैसे, बाकी इसको आगे भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ो स्टार्टिंग से क्या लिखा है। बोलता है अरिथमेटिक मीन, या फिर सिंपल उसको मीन भी कहते हैं, इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पॉपुलर और सबसे अधिक यूज होने वाला टर्म क्या है, मीन या फिर अरिथमेटिक मीन, और इसी को हम लोग नॉर्मली एवरेज कहते हैं।
नॉर्मली एवरेज का मतलब हमारा मीन से होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग जो फॉर्मूला यूज किया वही तो है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो 25 आ गया, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर उसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन है कितनी, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 25/5 इज इक्वल टू 5, 5 आपका मीन आ गया। बताओ मीन का मीनिंग वगैरह क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। तो ये तो हमारा मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाए, मीन का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल दो, तो ये रहा उसका मीनिंग, ये है उसका एग्जाम्पल। देखो मैंने पहले ही बोला, मैं तो बिल्कुल कराऊंगा बेसिक से। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बातें आती हो और उनको लग रहा हो कि भैया ये तो हमको ऑलरेडी आता है। बेटा अगर आपको ऑलरेडी आता है तो मैं तो बोलूँगा वीडियो स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, या फिर जब कुछ नया पढ़ाऊँगा तब लेक्चर कंटिन्यू करना। लेकिन अगर नहीं आता या थोड़े बहुत कमज़ोर हो, भूल गए हो, तो लेक्चर पूरा देख लेना, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग यहीं से होगा। मैं सारी एक बात कवर करके चलूँगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग मैं करके चलूँगा, ठीक है। चलिए, तो मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अब आते हैं इसके प्रॉपर फॉर्मूले पे, प्रॉपर मेथड पे, ठीक है। आपको उसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब बच्चों हम आते हैं इसके प्रॉपर फॉर्मूले पे, प्रॉपर मेथड पे। अभी मैंने बताया था सीरीज 3 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। और आज के इस लेक्चर में मैं बताऊंगा इंडिविजुअल सीरीज से मीन के क्या फॉर्मूले है, क्या तरीके हैं, फिर डिस्क्रीट सीरीज से मीन के क्या फॉर्मूले हैं, क्या तरीके हैं, और लास्ट में कॉन्टिन्यूस सीरीज से मीन के क्या फॉर्मूले, क्या तरीके हैं। बस मैं इतना कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा इसके बेहतरीन क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब मेरा वो वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। हार्ड क्वेश्चन इजी नहीं कराऊंगा, पहले बोल रहा हूँ, अच्छे लेवल के हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। आज तो फिलहाल फॉर्मूला जानो और इसके कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो आज की इस क्लास में। देखो भाई, अब बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। वही इंडिविजुअल सीरीज, वही वाली जहाँ पे सिंगल वैल्यू गिवन है, केवल एक्स गिवन है। कौन गिवन है, एक्स। फिलहाल तो आजकल एक्स भी नहीं है मेरी लाइफ में, समझ में आ गया। तो मेरी एक्स को छोड़ो, अपने वाले एक्स पे जाओ, केवल एक्स गिवन है, सिंगल वैल्यू गिवन है। अब इसके 2 मेथड है, हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं पहले फॉर्मूला, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट मेथड से बच्चों फॉर्मूला है मीन। बच्चों मीन को एक्स के ऊपर बार से शो करते हैं, मीन एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू, मैं ऐसे बोलूंगा, सिग्मा एक्स। इट मीन्स जितनी भी एक्स वाली वैल्यू सबका सम अपॉन में एन। एन मीन्स क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसको भी बोल सकता हूं, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन बोल लो, या फिर क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। लेकिन बात करूं शॉर्टकट मेथड की, शॉर्टकट मेथड को बच्चों अपन लोग याद रखना, इसी को अपन लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। शायद याद आ रहा हो, बचपन में आपने कहीं पढ़ा हो। इसी को अपन लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सिंपल सा बच्चों फॉर्मूला है मीन या फिर एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। क्या बोला मैंने, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। अगर थोड़ी बात करूं नॉलेज की, तो बच्चों ए का मतलब क्या है जी, यहाँ पे ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, वो मीन जो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। निकलता कैसे बताऊंगा, ए माने एज्यूम्ड मीन। बच्चों डी का मतलब होता है डेविएशन। डी माने क्या होता है, डेविएशन। और डेविएशन की वैसे हिंदी होती है चेंज, परिवर्तन। डेविएशन का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। इस डी का बच्चों फॉर्मूला होता है, अगर आपको डी निकालना हो तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स में से ए घटा दो, आपको डी मिल जाएगा, डेविएशन मिल जाएगा। और बचा एन,
एन का मतलब क्या होता है जी, एन का मतलब होता है वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कोई अपन लोग एन कहते हैं, ठीक। तो इतनी बात बताई मैंने। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, और ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, मैंने बता दिया, ठीक है। ये नोट कर लो फॉर्मूले। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगली सीरीज पे, डिस्क्रीट सीरीज पे, ठीक है। नोट कर लिया। आइए जी समझते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहली क्लास का क्वेश्चन ये है कि 10 बच्चों के मार्क्स गिवन है और आपसे बोलता है अरिथमेटिक मीन निकालो। क्या निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो। किससे, डायरेक्ट मेथड से निकालो। इट मीन्स पहले वाले मेथड से निकालो, इस वाले फॉर्मूले से। फिर सेम क्वेश्चन लेंगे और बोलेंगे अब इससे निकाल के दिखाओ। तो चलो पहले नॉर्मल इस वाले से करते हैं। बताओ डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट मेथड से भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं, बंदियों नहीं, बंधुओं, सुनो फॉर्मूला क्या है भाई। फॉर्मूला ये है, मीन एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला बोलो जी। फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आओ वैल्यू पुट करो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है 12, 8, 17, इन सबको जोड़ो। इट मीन्स 12 प्लस 8 प्लस 17, ठीक है, प्लस 13 प्लस 15, फिर 9, 18, 11, 6, 1, और अपॉन में कितना आइटम है तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या फिर क्वेश्चन में गिवन भी है कितने बच्चे, 10 बच्चे, तो डिवाइड बाय 10। अब सबको जोड़ोगे तो आएगा आपका 110 डिवाइड बाय 10, डिवाइड करो जी, क्या आ गया जी, आपका आ गया 11, एंड 11 क्या आ गया जी, 11 आपका आ गया मीन, हो गया आपका आंसर। तो मीन की वैल्यू क्या आ गई 11 फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। समझ में आ गया इतना, ओके बढ़िया एकदम। अब क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा बट मेथड चेंज करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को करेंगे इस वाले मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, कि मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। और देखो भाई साहब सॉल्व कैसे होता है। तो क्वेश्चन 2 पे आते हैं, और क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन किससे निकालना है, शॉर्टकट मेथड से, या फिर उसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों वही अपने लिखते हैं मार्क्स, ठीक है। मार्क्स का मतलब वही, हमको एक्स गिवन है, मार्क्स है बच्चों 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, अब देखो शॉर्टकट मेथड का बच्चों फॉर्मूला क्या, देखो फॉर्मूले पे ध्यान दो, मेरी बात सुनो, आप फॉर्मूले पे ध्यान दो। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है ना, आंसर करना आसान, बस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। अगर देखो फॉर्मूला क्या है, तो इस मेथड से बच्चों जो मीन है, हमारे मीन का फॉर्मूला है, मीन बराबर, सॉरी, मीन बराबर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, है कि नहीं है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, ए चाहिए, क्या चाहिए ए, और ए होता है एज्यूम्ड मीन। अब ए कैसे आएगा, तो मेरी बात सुनो बेटा, इस x में से किसी को भी ए मान लो, किसी को भी, यहां से किसी को भी ए मान लो, 12 को मानना है, 12 को, 8 को मानना है, किसी को भी ए मान लो। स्कूल में बचपन में बोलते थे कि हमेशा बीच वाले को माना करो, भाई हम तो नहीं मान रहे बीच वाले को, स्कूल वाले पागल बनाते थे, भाई किसी को भी ए मान लो आंसर सेम आएगा। बेटा मान लो मैंने पहले वाले को ए मान लिया, मैंने इस 12 को ही ए मान लिया, तो बच्चों ए क्या हो गया 12। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 12, प्लस का प्लस। अब सिग्मा डी अपॉन में एन चाहिए। देखो अब बात करते हैं पहले एन की। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम। बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जरा बताओ एन कितना है।
तो मुझे पता है n है कितना जी, n है 10। तो नंबर ऑफ आइटम भी गिवन है कितना आपको 10। लो जी लो, n की वैल्यू भी क्या आ गई 10। अब फॉर्मूले के अनुसार a आ गया, n आ गया, सिग्मा d चाहिए। अब सिग्मा d निकालते हैं, और सिग्मा d के लिए पहले आपको d निकालना पड़ेगा, और d का मैंने फॉर्मूला अभी जस्ट आपको लिखवाया था। बताओ d मीन्स क्या, डेविएशन, और डेविएशन का फॉर्मूला है x माइनस ए, x में से a घटा दो। तो चलो d निकालते हैं। d क्या होता है जी, d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब अगर d के स्थान पे d रहने दूं, x के स्थान पे x रहने दूं, माइनस का माइनस, बताओ मैंने a क्या माना है 12, इट मीन्स x में से बेटा 12 घटाना है। तो अब जो x है इन सब में से आपको 12 माइनस कर दो, d मिल जाएगा। तो बताओ x कितना है 12, और 12 में से माइनस करना है 12 जी, क्या आ जाएगा 0। x कितना है 8, 8 में से माइनस करना है 12, आ जाएगा माइनस का 4। 17, x 17 में से माइनस कर, मतलब इन सब में से 12 माइनस कर दो। 17 में से 12 गए जी, आपका आ गया प्लस का 5। 13 में से 12 गए जी, आपका आ गया प्लस का 1। 15 में से 12 गए जी, आपका आ गया प्लस का 3। 9 में से 12 गए जी, आपका आ गया माइनस का 3। 18 में से 12 गए जी, आपका आ गया प्लस का 6। 11 में से 12 गए माइनस का 1। 6 में से 12 गए माइनस का 6। 1 में से 12 गए माइनस का 11। ये आपके आ गए डी। और अगर मैं अब इन सबको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा सिग्मा डी। सॉरी, इन सबको जोड़ दूं क्या बन जाएगा सिग्मा डी। ओके, अब जरा जोड़ो और बताओ क्या आ रहा है। तो देखो, माइनस वाले कर लो एक साइड, -4 -3, ठीक है, -4 -3 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 11 कितना हो गया आपका 14 और 11 25। तो ये आपका आ गया एक तरफ माइनस का 25। अब प्लस वाले बोलो, 5 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। तो आपका आ गया यहाँ 15 आ गया, प्लस का 15 बताओ, प्लस का 25 सॉरी माइनस का 25 प्लस का 15 क्या आएगा जी, आएगा माइनस का 10। तो सिग्मा डी क्या आ गया, सिग्मा डी आपका आ गया माइनस का 10। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तो मैं कैलकुलेशन बेटा ऐसे मुंह जबानी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पेपर में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, सॉरी मिलेगा नहीं, एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे और कैलकुलेटर के ऊपर आप ये कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पे जल्दी हो जाएगी। कितना आ गया माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा डी क्या आ गया, सिग्मा डी आ गया माइनस का 10। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। 12 का 12, अब 10 से 10 गया और प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, और 12 में से 1 गया क्या आएगा 11 जी। लीजिए अगेन मीन की वैल्यू क्या आ गई जी, अगेन मीन की वैल्यू आ गई 11। पहले वाले मेथड से भी आंसर क्या आया था कि उससे भी आंसर 11 आया था, और इससे भी आंसर 11 आया है, क्योंकि याद रखना अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर सेम आएगा, भले ही मेथड कोई भी हो। तो होपफुली ये वाला मेथड क्या था आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो, इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो गई। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे सॉल्व करना है मीन को, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से निपट गया। अब बच्चों बढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज की ओर, जहां पे हमें x भी मिलती है, हमारी x हमको x भी मिलता है, और f भी मिलता है। समझ में आ गया। तो जब x और f दोनों मिले उसको क्या बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो उसको करने से पहले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जो अभी हमने सीरीज करी उसके ऊपर यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है, और आपका आंसर 60 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों बढ़ते हैं कहां पे, डिस्क्रीट सीरीज की ओर। बताओ भाई डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है। अरे भैया डिस्क्रीट सीरीज वो होवे जहां पर x भी मिलती है, x और f भी मिलता है। समझ में आ गया कि भैया x और f दोनों, हाँ x और f दोनों। देखो अब इसके पहले फॉर्मूले क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है मीन बराबर सिग्मा। बेटा इस सिंबल को अपन लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। और इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल।
सभी आइटम का अगर सम कर देते हैं तो उसके लिए हम इस सिंबल का, इस सिग्मा का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स, क्या बोला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये किस प्रकार अप्लाई होगा बताऊंगा अभी, देख लो पास फॉर्मूला, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। और अगर शॉर्टकट मेथड है तो बच्चों इसका होता है फॉर्मूला मीन बराबर ए, वही एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब इनके ऊपर क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके जी, आइए जी, देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा और बोलता है क्या करो, अरिथमेटिक मीन निकालो, किससे, डायरेक्ट मेथड से। बताओ फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट मेथड का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, जस्ट वही फॉर्मूला है, क्या, सिंपल सा फॉर्मूला है मीन, बेटा मीन मीन्स क्या, एक्स के ऊपर बार, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स, एक मिनट यार बहुत, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब जरा समझने का प्रयास करना, सॉल्व कैसे करना है। देखो भैया, आपको गिवन है डेली अर्निंग्स, इट मीन्स आपको एक्स गिवन है, तो आपको एक्स गिवन है, एक्स लिख दिया। और फिर नंबर ऑफ वर्कर, जब भी ऐसे मिले, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एक तो आपको एक्स गिवन है और एक्स के साथ आपको बच्चों एफ भी गिवन है, ठीक है। एक्स और एफ दोनों गिवन है। आइए कितना कितना गिवन है एक बार नोट करते हैं। तो एक्स गिवन है मुझे 20, फिर 30, 40, 50, 60 और 70, ये एक्स गिवन है। एफ है बच्चों कितना, 8, 12, 20, 10, 6 और 4। अब जरा मेरी बात सुनो, हमें कुछ नहीं करना, एक्स और एफ की बने, बस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अभी छोड़ो, अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या है, एफ का टोटल, एफ का सम। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दूं, फ्रीक्वेंसी का सम कर दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा एफ। एफ को जोड़ने पर बनेगा सिग्मा एफ, भाई जोड़ो, 8, 12, 20, 20, 20, 40 और 10, 50 और 56 और 4, 60। ये सिग्मा एफ आ गया आपका 60। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सिग्मा एफ की वैल्यू 60 पुट कर दी। अब ऊपर क्या चाहिए, ऊपर सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा, तो मेरी बात सुनो, सिग्मा माने सम, किसका सम, एफ और एक्स का, एफ और एक्स का। मेरी एक्स और मेरा एफ, एफ माने फ्रेंड, एफ माने फ्रेंड, एक्स माने वही एक्स। तो अगर एक्स और एफ को, एक्स अगर मेरी एक्स मेरे फ्रेंड से जाके सेट हो जाए तो उसको बच्चों बोलते हैं एफ एक्स। तो अगर मेरी एक्स और एफ आपस में, तो क्या बनेगा, वो कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ मैं, छी, वो बनेगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। चलो बच्चों एफ एक्स निकालते हैं। अब एफ एक्स कैसे आएगा जी, एफ एक्स ऐसे आएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 20 की 8 से बच्चों करो, ये आपका आ गया 160, ठीक है। ये बच्चों आपका आ गया 360, फिर ये आपका बच्चों आ गया 800, फिर ये आपका 500, 360 और फिर 280, सबको जोड़ो सिग्मा एफ एक्स, और सबको जोड़ोगे आपका बच्चों आ जाएगा 2460। क्या आएगा जोड़ के जी, आपका जोड़ के आएगा 2460। अब देखो सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया कितना, 2460। अब आप इसको कैलकुलेटर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 0 से गया 0, 6 चौक 24, 4, 6 कम 6, तो आपका मीन क्या आ गया जी, मीन आ गया 41। तो आपने देखा डिस्क्रीट सीरीज में मीन को निकालने का तरीका ये होता है, यहाँ पे एक्स और एफ गिवन है और डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने मीन को निकाला। ये रहा फॉर्मूला, ये रही कैलकुलेशन, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, अगले मेथड की ओर, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई भाइयों, ये समझ में आ गई। अब क्वेश्चन सेम रखेंगे, क्वेश्चन सेम रखेंगे, लेकिन मेथड चेंज करेंगे। इस बार इसके करेंगे शॉर्टकट मेथड से। कौन से मेथड से, तो क्वेश्चन सेम है,
तो आंसर भी सेम आना चाहिए 41। लेकिन इसे कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब वही वाली बात बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपके माइंड में फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई साहब फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो आपसे नहीं हो पाएगा ना, तुमसे ना हो पाएगा लला, लला तुमसे ना हो पाएगा। फॉर्मूला याद रख लो, फर्रे वर्रे बनाओ, कुछ भी करो, फॉर्मूला याद रखो। मेरे को भी तो याद है बेटा, मेरे को भी तो, मैं भी तो याद ही करता हूँ ना, आप भी याद करो। चलो भाई फॉर्मूला क्या है, ये बहुत सिंपल सरल सा फॉर्मूला है। मीन बराबर क्या है फॉर्मूला, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। भाई ये फॉर्मूला है। आओ यहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताओ आपको x गिवन है, जी हाँ गिवन है, ओके। आपको f गिवन, जी हाँ हमें f भी गिवन है, ओके। तो पहले x और f को लिखते हैं, ठीक है। x और f को लिखो। x कितना है, वही 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब f कितना, f लिखो जी। f हमारा 8, 12, 20, 10, 6 और 4। अगेन बोल रहा हूँ मैं, अभी तो आपको बहुत ही बेसिक बातें करवा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सवाल करवा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं सवाल ऐसे कराऊंगा। बेटा सवाल का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये तो बेसिक्स है यार, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता ना, ये उनके लिए है, ये बेसिक्स है, ठीक है। अगले लेक्चर में देखना इन्हीं के ऊपर मैं कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कराऊँगा। और आप भी देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन में दम तो है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना और अगली वीडियो का इंतज़ार करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो x आ गया, f आ गया। मेरी वही वाली बात बोल रहा हूँ बार बार, भाई मेरे को याद नहीं रखना कि कौन कौन से कॉलम बनेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है, याद रखते हैं कॉलम कि कौन सा कॉलम बनेगा, कौन। अब रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे मेरे भाई। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है बताओ, चलो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है जी। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले चाहिए ए, सबसे पहले क्या चाहिए ए माने एज्यूम्ड मीन। अब दिक्कत ये है ए को चुनूं किस में से, x में से या f में से। तो याद रखना ए को हमेशा x में से चुनते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी a मान लो, किसी को भी। बेटा मान लो मैंने 40 को a मान लिया। बेटा अगर आप 20 मान के सॉल्व करो, 30 मान के सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। मैंने क्या मान लिया, मैंने 40 को a मान लिया। तो बताओ a की वैल्यू तो मैंने 40 पुट कर दी, चलो 40 आ गया। प्लस का प्लस, सिग्मा एफ डी पता नहीं है, बट सिग्मा एफ तो मेरे को पता है ना। अगर मैं एफ को जोड़ दूं तो क्या आएगा, सिग्मा एफ। और बेटा मान लो मेरा 60 आ गया, तो सिग्मा एफ तो मुझे पता है 60 आ गया। हाँ जी, सिग्मा एफ डी निकालना है मेरे को, वो निकालते हैं। अब सिग्मा एफ डी कैसे आएगा, एफ डी। अब एफ और डी, डी डी पहले तो एक्स, पहले क्या था सिग्मा एफ एक्स था, तो पहले अपनी एक्स को और एफ को मिलाया, सिग्मा एफ एक्स बन गया। अब आ रहा है डी, तो बच्चों एफ की मल्टीप्लाई डी से कर दूं, एफ की मल्टीप्लाई डी से कर दूं, एफ डी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए डी होना चाहिए, एफ तो है, उसके लिए डी होना चाहिए। तो पहले निकालते हैं डी, और डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। डी माने डेविएशन, एक्स माइनस ए। डी का रहेगा डी, एक्स का रहेगा एक्स। हमने ए माना है 40, इट मीन्स एक्स में से माइनस करना है 40। आप एक्स में से 40 माइनस कर दोगे, आपको डी मिल जाएगा। और इन सभी वैल्यू को जोड़ दोगे तो आपको सिग्मा डी। लेकिन जोड़ने की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको सिग्मा डी नहीं चाहिए। कई फॉर्मूले में सिग्मा डी लिखा है, नहीं लिखा ना, तो जोड़ना मत, क्यों टाइम वेस्ट करना, बस डी निकालो। डी निकालते चलो, इन सब में से 40 माइनस करो। 20 में 40 गए, माइनस का 20। 30 में 40 गए, माइनस का 10, फिर 0, फिर आपका आएगा प्लस का 10। 60 में 40 गए, प्लस का 20। 70 में 40 गए, प्लस का 30। ये आपका आ गया डी। इनको जोड़ने की नीड नहीं है, क्योंकि हमको सिग्मा डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी। अब एक कॉलम और बनेगा, इसका मतलब क्या, एफ डी नाम का एक कॉलम और बनेगा। अब एफ ये रहा, डी ये रहा, आपस में टाँका भिड़वा दो, एफ डी आ जाएगा। 8 की -20 से -160,
माइनस 120, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 100 आ गया, ठीक है, ये अगेन आपका 120 आ गया, और अगेन आपका ये 120 आ गया। दैट इज योर सिग्मा एफ डी। अब कैलकुलेटर से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व ऐसे ही करूं तो ये आपका बच्चों बन गया क्या, देखो इससे काट दो, माइनस के 120 से प्लस के 120 कट गया। अब यहाँ बचा माइनस का 160 और यहाँ 100 और 120 बच गया प्लस का 220। अब 220 में से गए 160, तो बच्चों आपका बचेगा प्लस का 60। तो सिग्मा एफ डी क्या आ गया, सिग्मा एफ डी बच्चों आपका आ गया प्लस का 60। अब सिग्मा एफ डी की वैल्यू पुट कर दो जी, यहाँ पे वैल्यू पुट 60 कर दी। अब 40 का रहेगा 40, प्लस का रहेगा प्लस, 60 से 60 कैंसिल, ये आ गया आपका 1, और 40 में जोड़ा 1, दैट इज योर 41। 41 क्या आ गया जी, आपका मीन आ गया। पहले वाले केस में भी मीन 41 ही आया था, और इस वाले केस में मीन 41 आया है, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, ठीक है। होपफुली ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया, तो चलिए फिर ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो है घर पे ट्राई करेंगे, दोनों मेथड से। 20 स्टूडेंट है, ये आपको मार्क्स गिवन है, इट मीन्स क्या, ये आपको बच्चों एक्स गिवन है, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मीन्स ये आपको एफ गिवन है। तो आप सॉल्व करना, आंसर 167.5 आना चाहिए। कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज पेपर में भी आपके कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। चलो भाई, अब बच्चों बढ़ते अपने आखिरी सीरीज के ऊपर, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर आपको मीन निकालना है कैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज से, तो उसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ भी दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और मीन का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर बच्चों मीन का फॉर्मूला है, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, या फिर आप सिग्मा एफ एम बोल लो, और अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, या फिर आप इसी को, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बुक में इसको सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ ही लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेथड, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज जैसे ही सेम लिख दिया। अगर आपको याद हो, पन्ने पलटो चेक करो, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी क्या था, यही था कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और यहाँ पर भी क्या बोल दिया मैंने कि सिग्मा एफ एक्स, कहाँ पहुँच गया मैं, सॉरी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये क्या आपका हो गया डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। शॉर्टकट का बच्चों फॉर्मूला क्या है, मीन, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अगेन वही सेम फॉर्मूला जैसा डिस्क्रीट सीरीज में था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आ गया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। लेकिन यहाँ पे डी कैसे आएगा, तो सुनो, यहाँ पर जो डी का बच्चों फॉर्मूला है, वो डी का फॉर्मूला है एम माइनस ए। क्या बोला मैंने, एम माइनस ए। और इस एम का मतलब क्या है कि इस एम का बच्चों मतलब है मिड वैल्यू। इस एम का मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, याद रखना। स्मॉल एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, और कैपिटल एम, बड़े एम का मतलब होता है मीडियन, जो कराऊंगा आगे। तो बड़े एम का मतलब होता है मीडियन, और स्मॉल एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो डेविएशन निकालने के लिए इस बार x माइनस ए नहीं करेंगे, इस बार m मिड वैल्यू माइनस ए करेंगे। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। चलो भाई देखो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, और आपसे क्या बोला गया है, अरिथमेटिक मीन निकालो, ठीक है। लेकिन इस बार क्वेश्चन देखो, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है, ठीक है। तो जरा समझना कैसे करूँगा, देखो भाई, यहाँ पे आएगा सी आई का सी आई, ठीक है। लिखते हैं सी आई कितना है, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ये क्या आ गया आपका, ये बच्चों आपका आ गया सी आई।
क्लास इंटरवल। अब जरा मेरी बात को सुनना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला हमारा ये है कि मीन बराबर सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे सिग्मा एफ एम आ रहा है, एफ एम एम एम, और एम माना क्या, मिड वैल्यू। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जो क्लास इंटरवल है आपको उससे पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मिड वैल्यू का बहुत ही सिंपल सा सरल सा बच्चों फॉर्मूला है। अगर आपको निकालनी है मिड वैल्यू तो कुछ नहीं करना, L1 प्लस L2 अपॉन में 2। क्या बोला मैंने, मिड वैल्यू का बच्चों फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन में 2। अब सुनो, जो ये वाला आइटम है 0, 10, 20, 30, 40, स्टार्टिंग वाले को बच्चों बोलते हैं L1 या फिर लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, L1 या फिर लोअर लिमिट। और जो ये वाले आगे वाले 10, 20, 30, 40, 50, इसको बच्चों बोलते हैं L2 या फिर अपर लिमिट। तो मिड वैल्यू का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, L1 में जोड़ो L2 और 2 से डिवाइड कर दो, आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो मिड वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, 0 से 10 के बीच की वैल्यू कितनी है, 0 से 10 के बीच की वैल्यू भैया 5 है, 10 से 20 के बीच की वैल्यू 15 है। या फिर देखो, यूज करो फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फॉर्मूला क्या निकालने, मिड वैल्यू L1 कितना है 0, L1 लोअर लिमिट कितनी है 0, इसमें प्लस करो L2 दूसरा वाला 10 और डिवाइड बाय 2। अब बताओ 0 प्लस 10 इट मीन्स 10/2 क्या आ गया जी, 5 आ गया। ऐसे ही निकालो सेकंड वाला, तो 10 L1 प्लस 20 L2, तो 10 L1 प्लस अगला वाला 20 L2 अपॉन में 2, 10 प्लस 20 30 होता है, 30 अपॉन में 2 क्या आ गया जी, 15 आ गया। ऐसे ही निकालो तीसरी वाली, तो 20 प्लस 30 50, 50/2 25, 30 और 40, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाय 2 35, और 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाय 2 45 45। सो दिस इज योर मिड वैल्यू m आ गया। अब सुनो, किन्हीं बुक में ये इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये तो समझ में आपको आ ही गया था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, किसी बुक के अंदर, किसी किताब के अंदर क्या कर रखा है, इस m को ही और x बोल रखा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूले में आप सिग्मा fm बोल लो या फिर आप सिग्मा fx बोल लो, सबका मतलब सेम है। बिकॉज किन्हीं बुक में इस m को ही x बोल रखा है, तो आप m बोल लो मिड वैल्यू या x बोल लो, मतलब सेम है। तो मैंने मिड वैल्यू निकाल ली, मैंने x निकाल लिया। अब यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी f। अब मुझे बच्चों f की वैल्यू भी गिवन है कितनी जी, f की वैल्यू गिवन है 10, 3, 3, 2 और 2। अब आप देख पा रहे हो मैंने क्या करा भाई साहब, मैंने अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास f भी है और मेरे पास x भी है, और जब f और x दोनों हो तो क्या बन जाती है, ये डिस्क्रीट सीरीज। और फिर डिस्क्रीट सीरीज वाले फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व कर दो। ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fm बोल लो या सिग्मा fx बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा fm, आप fm बोल लो या फिर आप इसको fx बोल लो, बेटा बात एक ही है। चलो मल्टीप्लाई करो, 10 की 5 से 50, 15 तिया 15, 3 जा 45, फिर अगला बोलो 75, फिर 70 एंड देन 90। जोड़ो भाई, सिग्मा fm जोड़ो, और ऐसे ही सिग्मा f भी जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा f जोड़ो, ये आपका सिग्मा f जोड़कर जी आपका आ गया 20, 20। सिग्मा fm जोड़ो, अगर सिग्मा fm को अपन लोग जोड़ते हैं तो 5 और 5 ये आपका 10, कैरी गया 1। ठीक है, 10 और आपका ये 24। ठीक है, 24 में आप लोग अगर 9 ऐड करेंगे, 24 प्लस 9 दैट इज 33, तो आपका क्या बन गया ये 330। तो सिग्मा fm जोड़कर मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ साफ साफ। ठीक है,
सिग्मा FM जी क्या आ गया 330 आ गया। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो। हाँ भाई, सिग्मा FM बोलो 330 और सिग्मा F बोलो 20, और अब इनको आपस में डिवाइड कर दो, इससे ये कैंसिल हो गया, दैट इज 16.5। तो बच्चों बताओ हमारा मीन कितना आ गया जी, हमारा मीन आ गया 16.5। होपफुली समझ में आ गया होगा 16.5 कैसे आया। चलिए बताइए, क्या आपको इतना क्लियर है? हाँ जी भैया, हमको इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके ठीक, अब अपन लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जहाँ पे क्वेश्चन तो सेम है। इस बार डायरेक्ट मेथड से सॉल्व ना करके हम लोग इसको सॉल्व किससे करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो एक बार वही चीज़ को एक बार अगेन लिखते हैं कि हमारा CI, फिर वही हमारा M मिड वैल्यू, 3 बार को लग दिया मैंने इसको CI बच्चों। ठीक है ना, फिर हमारा M माने क्या, ये हमारी वही मिड वैल्यू। ठीक है, और हमारा F। चलो एक बार लिखता हूँ थोड़ा जल्दी से। ठीक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। M बोलो ये 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, अपना F बोलो जी, आपका F है 10, 3, 3, 2 और 2। अब मेरी बात सुनो भाई, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले पर फोकस करो। फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला है मीन बराबर A प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। अब क्वेश्चन ये, A किस में से चुनूं? CI में से, M में से, F में से? तो A को यहाँ बच्चों M में से चुनना पड़ेगा। तो बताओ किसको मानूं A, किसको मानूं A? एक काम करते हैं कि बेटा मान लो कि हमने 15 को मान लिया, आप कुछ भी मान लो, 25 मान लो, 35 मान लो, बेटा मान लो मैंने 15 को मान लिया A। अब A मेरा क्या हो गया 15, तो चलो A के स्थान पर लिख दिया मैंने क्या 15। ठीक है, प्लस का प्लस। अब सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, सिग्मा FD निकाल रहे हैं बट सिग्मा F की वैल्यू पता है, सिग्मा F की वैल्यू कितनी है 20 है ना। ये सिग्मा F हमारा कितना है, ये सिग्मा F हमारा 20 है। लिख लेना आप सिग्मा F बराबर 20। अब हमें निकालना है सिग्मा FD, तो पहले आपको D निकालना पड़ेगा, और D का फॉर्मूला क्या होता है M माइनस A है ना। M में से x माइनस A नहीं, M में से A घटाओ M माइनस A, D का D। ठीक है, M का M, हमने A क्या माना है 15, तो M में से आपको 15 माइनस करना है, आपका D आ जाएगा। चलो भाई D निकालते हैं। ठीक है, 5 में से 15 गए माइनस 10, 15 में से 15 गए 0, 25 में से 15 गए 10, फिर 20 और फिर 30। ये आपका D आ गया। अब इस D की मल्टीप्लाई F से कर दूं तो क्या बन जाएगा FD बन जाएगा। आओ मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे करो बच्चों माइनस का 100, देन आपका 0, फिर ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, और ये आपका बच्चों कितना हो गया 60 हो गया। और अगर आप जोड़ो तो सिग्मा FD 40 और 60 100 कैंसिल, कितना आ गया जी आपका सिग्मा FD आ गया 30 आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो जी, सिग्मा FD आपका हो गया 30। ठीक है, 15 का रहेगा 15, इससे कैंसिल हो गया, ये 3/2 होता है आपका बच्चों 1.5, और 15 में जोड़ो 1.5 दैट इज 16.5। तो आपका मीन क्या आ गया जी, यहाँ पे आपका मीन आ गया 16.5। समझ में आ गया। सो दिस इज योर शॉर्टकट मेथड कि कॉन्टिन्यूस सीरीज से अगर शॉर्टकट मेथड को सॉल्व करना हो कुछ इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो होपफुली अरिथमेटिक मीन की जो मेन बात थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, अरिथमेटिक मीन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके फॉर्मूले कौन से हैं, उस फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन भी किए। कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी आपको मैं होमवर्क देना चाहूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपका आंसर 31.30 आना चाहिए। मैं चाहूँगा ये जो मैंने वीडियो बनाई अभी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो।
जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी भाई साहब इन्हीं के ऊपर अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लिखा भी है मैंने कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। और जिन क्वेश्चन पे ऐसे दिल लगा हुआ है, दिल हर्ट बना हुआ है, तो हर्ट वाले क्वेश्चन का मतलब है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये दिल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसपे आपको भी अपना दिल लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास के लिए है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक, जहाँ पे हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी स्टैटिस्टिक्स में आपको मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ और क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।